हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर जेई मेन क्रैश कोर्स नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था, तो मैट्रिसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एंड उसके आपने पीवाईक्यूज वगैरह भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज डिटर्मिनेंट्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन। क्या कहता है वो? राइट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। यानी ये हमें एक सॉल्यूशन की बात करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। अब इसको हैंडल करने के लिए हमने एक रिजल्ट एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है और एक अगर आप याद करो तो हमने पढ़ा हुआ है क्रैमर्स रूल। तो आप जिस मर्जी का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं क्रैमर्स रूल के हिसाब से चलूं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन की बात है तो कब आता है नो सॉल्यूशन? जब एक तो जो डिटर्मिनेंट डी है, जो कोफिशिएंट्स वाला डिटर्मिनेंट है, वो जीरो हो जाए एंड इसके साथ साथ जो D1, D2 और D3 है, इन तीनों में से एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, तो हम कहते हैं कि भाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। हां, अगर ये तीनों जीरो आ जाए तो हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये डी नॉन जीरो आ जाए तो हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। यही होता है हमारे पास भाई, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो क्या होती है? d1 अपॉन डी, y की वैल्यू होती है d2 अपॉन डी एंड z की वैल्यू होती है d3 अपॉन डी। तो अगर d नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर जीरो है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन तब आता है जब एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2 एंड d3 इज नॉन जीरो। तो यहां पे अगर हमने इसका यूज करना है क्रैमर्स रूल का तो हम यही चीज करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं डी यानी कि एक डिटर्मिनेंट, कौन सा? कोफिशिएंट्स वाला। अब कोफिशिएंट्स क्या है यहां पे? 2, 2, 1, देन ऑफ कोर्स k, 4, 2 एंड दिस इज 4k एंड 1। तो दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, पहली चीज। तो अब जब इसको जीरो किया तो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लेते हैं। दिस इज 2 इंटू, एक्सपैंड करना था आपको, 4 माइनस 2k, देन दिस इज माइनस 2 इंटू भाई k माइनस 8 एंड प्लस 1 इंटू दिस इज k स्क्वेयर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखिए क्या बन गया? 8 माइनस 4k माइनस 2k प्लस 16 प्लस k स्क्वेयर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये 16 से 16 गया तो ये आ गया k स्क्वेयर माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। छोटी सी क्वाड्रेटिक बनी, आपको सॉल्व करनी आती है। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, दैट इज k माइनस 4 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इधर k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 4। ध्यान से, यहां से दो वैल्यूज आई, हमने लिखनी थी राइट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो क्या हम यहां से आंसर 2 दे दें? नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री शुड बी नॉन जीरो। तो यानी अब हमें इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग d1, d2, d3 भी निकालना पड़ेगा। तो d1 जो है वो क्या होता है भाई हमारे पास? फर्स्ट कॉलम में यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाता है मेरे पास? अगर आप ध्यान देखो, कांस्टेंट्स, ये जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिखे हुए हैं, तो ये आ गया 1, 2, 3, बाकी एज इट इज दैट इज 2, 4, और सपोज मैंने k की वैल्यू ली है 2 तो ये आ गया 2। देन दिस इज ऑफ कोर्स थर्ड कॉलम में 1, 2 एंड 1। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। दिस इज 1 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें, 4 माइनस 4 दैट इज 0, माइनस 2 इंटू अगर आप ध्यान से देखें 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 एंड प्लस 1 इंटू अगर आप ध्यान से देखें 4 माइनस 12 दैट इज ऑफ कोर्स माइनस 8। तो यहां से हमें दिख रहा है ये क्या आ गया इस वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग? 0, यानी ये तो 0 आ गया। अब ऑफ कोर्स इसका मतलब k की वैल्यू 2 हो सकती है अभी भी, ध्यान से। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो d2, अब d2 भी हमें निकालना पड़ेगा। तो d2 क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट कॉलम ये एज इट इज आता है, दैट इज 2, k को हम 2 ले रहे हैं तो 2 एंड दिस इज 4। देन सेकंड कॉलम की जगह ये वाले कांस्टेंट्स दैट इज 1, 2, 3
और थर्ड कॉलम में 1 2 1, तो इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज 2 इंटू, अगर आप ध्यान से कहें 2 माइनस 6 दैट इज -4, देन -1 इंटू 2 माइनस 8 दैट इज -6 एंड प्लस 1 इंटू दिस इज ऑफ कोर्स भाई 6 माइनस 8 विच इज -2, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बना -8, ये क्या बना -2, यानी कि -8 -2 इज -10 एंड प्लस 6 दैट इज -4, यानी कि ये क्या आ गया है, नॉन जीरो। यानी k की इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जब एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉन जीरो आ चुका है, यानी डेफिनेटली इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, यानी k की एक वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। अब हमें दूसरी वैल्यू देखनी है कि ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, तो आप बिल्कुल ऐसे ही अब k की वैल्यू 4 लोगे तो वहां से आप d1 निकालोगे, फिर उसके बाद d2 निकालोगे, अगर d1 जीरो आ गया तो फिर आप d2 निकालोगे, और अगर वो भी जीरो आ गया तो आप d3 निकालोगे, एंड यू विल सी कि जो k की वैल्यू 4 आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे, यानी k इज इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग नो सोल्यूशन नहीं कह सकते, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। इज दैट ओके? एंड इसीलिए सिर्फ k की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, जिसके लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, सो दैट्स व्हाई आंसर टर्न्स आउट टू बी 1, और यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। समझ आया? बड़े ध्यान से करने वाली चीज है ये, इसमें कई बार बच्चे मार खा जाते हैं, वो सिर्फ इतना निकालते हैं और वो कहते हैं ठीक है भाई आंसर आ गया, यहां से k की दो वैल्यूज आई, आप दो आंसर लिख के आगे निकल जाते, आपकी गलती रहती। तो गलती नहीं होने देनी है, ध्यान से, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इज दैट ओके? तो चलिए, आई थिंक समझ आ गया है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो क्या कहता है इसमें, इफ A transpose is equal to adjoint of A, where A is this, then we have to write the value of x square. तो क्या किया जाए, सोचो जरा। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप A ट्रांसपोज निकालो, एडजॉइंट ऑफ A निकालो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, तरीका बिल्कुल ठीक है, बट दिख रहा है अगर हम ऐसे करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग होगा, और फिर उसके बाद उसमें पुट करके और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। उसकी बजाय अगर आप ध्यान से देखो, एक बेटर मेथड आप सबको नजर आ रहा है। कैसे? देखो, क्योंकि यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो रही है, जैसे ही हमें एडजॉइंट ऑफ ए दिखे क्वेश्चन में तो हमारे दिमाग में एक रिजल्ट चमकना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंड दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डिटर्मिनेंट्स का, जो बहुत जगह पे क्वेश्चंस में यूज होता है, एंड इनफैक्ट जेईई वाले इस रिजल्ट पे बहुत खेलते हैं बच्चों के साथ। तो ये रिजल्ट हमेशा ध्यान में रखना है जब भी एडजॉइंट की बात हो। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, यानी अगर मैं यहां पुट कर दूं तो बेसिकली हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो देखो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई कितनी हो गई, और अब क्योंकि ए हमें पता है, ए है मैट्रिक्स 5 2x माइनस 1 3x माइनस 4 एंड 5, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज से, यानी फर्स्ट रो बन गई हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन गई हमारे पास सेकंड कॉलम, और इसको मल्टीप्लाई करना है अब हमने डिटर्मिनेंट से। और डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ध्यान से देखो, दिस इज 25 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x दैट इज माइनस 11x एंड ऑफ कोर्स प्लस 4। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनफैक्ट दैट इज 1 0 0 1। तो ये वाली चीज आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहां से अगर आप ध्यान दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना आता है भाई, तो सीधी सी बात है, इसको किया इधर तो ये बन जाएगा 25 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। अब ये वाला एलिमेंट जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, जब इसको इधर मल्टीप्लाई किया, यानी 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया ये 15x माइनस 20,
और ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज ऑफ कोर्स भाई 10x माइनस 5, और ये हमने इसको कर दिया बंद। फिर ये वाला एलिमेंट जब इस रो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो ये क्या आ गया 15x माइनस 20 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 10x माइनस 5। फिर ये वाला एलिमेंट जब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 3 12 इंटू 2 इज 24x एंड प्लस 5 इंटू 5 इज 25 इज इक्वल। अब यहां से दिख रहा है ये जो है वो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखें ऑफ कोर्स ये तो 0 है, ये भी 0 है, जो मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए। और ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन गया, देखिए 25 माइनस 4 इज 21 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस ये बन गया प्लस 11x। तो यहां से हमें दिख रहा है जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज 21 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, और यहां पे भी यही चीज आ गई तो 21 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x। तो अब दिख रहा है दो मैट्रिसेस बराबर यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर। अब उसके लिए आप चाहो तो थोड़ा पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे ये बन गया, अगर आप ध्यान से देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 26, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया मेरे पास 25x माइनस 25, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी बन गया 25x माइनस 25, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस ऑफकोर्स 41। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल कर दो, तो यहां से आ गया भाई 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 26 इज इक्वल टू ये वाली एंट्री दैट इज 21 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, एंड ये वाली एंट्री इसके बराबर यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 41 इज इक्वल टू 21 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, एंड ये वाली एंट्री 0 के बराबर, तो यहां से आ गया 25x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और ये भी जब हमने 0 के बराबर किया तो सेम आएगा। यानी यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये तीन रिलेशनशिप बन गए। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, देखो माइनस 6x स्क्वायर को इधर ले आया तो क्या बन गया 10x स्क्वायर, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान दें ये 11x उधर गया तो क्या बन गया माइनस 15x, और ये 21 उधर गया तो क्या बन गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो माइनस 6x स्क्वायर उधर गया तो क्या बन गया ये 15x स्क्वायर, ये प्लस 11x इधर गया तो क्या बन गया ये माइनस 35x, और ये 21 इधर गया तो क्या बन गया ये प्लस 20 इज इक्वल टू 0, एंड यहां से आ गया मेरे पास 25x इज इक्वल टू ऑफकोर्स 25 यानी x इज इक्वल टू 1, यानी x की ऐसी वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। एंड का मतलब कॉमन वैल्यू। अब वैसे तो ये छोटी छोटी क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं, बट जब हमने एंड ही लेना है, कॉमन ही लेना है, और यहां से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसको बाकी दोनों में पुट करके चेक कर लो। जैसे ही मैंने इसमें पुट किया तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 10 माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया ये, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 15 प्लस 20 इज 35 माइनस 35 इज 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर x, और इसका हमने क्या करना है स्क्वायर, सो आंसर टर्न्स आउट टू बी 1, और यहां हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। एम आई क्लियर? ये ध्यान से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी एडजॉइंट दिखे, मैं फिर से कह रहा हूं आपके दिमाग में ये वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं और इस वजह से फिर इधर उधर कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहते हैं। तो ध्यान से सोच समझ के अगर रिजल्ट याद होगा तो क्वेश्चंस काफी इजीली होंगे। जैसे यहां पे अगर आप ध्यान दो, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हुआ ये एज कंपेयर टू दिस। अगर हम एडजॉइंट वगैरह निकालते तो वो एक्स की टर्म्स में आते, कोफैक्टर्स वगैरह निकालते, बहुत लेंदी हो जाता। इज दैट ओके? तो चलिए, ये अगर आपको समझ आ गया है तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज दिस, देन अल्फा इक्वल्स। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, और अगर आप ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को तो दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
नजर आ रहा है कि नहीं? अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बड़ी इजीली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अपर ट्रायंगुलर का मतलब, अगर आप ध्यान से देखें कि भाई ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऑफ कोर्स ए बी सी ये होंगे एंड सपोज डी ई एफ ये होंगे। तो अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है पी अपर ट्रायंगुलर, तो डेफिनेटली इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? सीधा ए इंटू बी इंटू सी, ये होता है अपर ट्रायंगुलर के लिए। और सिमिलरली अगर ये लोअर ट्रायंगुलर होता है, यानी अगर ये जीरो होते तब भी इसका डिटर्मिनेंट ए बी सी ही आता, यानी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्योंकि यहां पे डिटर्मिनेंट की बात हो रही, तो मैं डिटर्मिनेंट सीधा लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट इन सब का प्रोडक्ट। क्या आया? 16 अल्फा। और अगर आप ध्यान से देखें यहां पे क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 512, यानी बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 512। ये तो पता ही है अपने को। तो यानी यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 512 इज 8 क्यूब, यानी ये आ गया 8। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर 8 है तो 16 अल्फा इज इक्वल टू 8, यानी अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2, यानी क्वेश्चन हो गया खत्म। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीधी दिखनी चाहिए और इनका यूज बहुत होता है क्वेश्चंस में। एम आई क्लियर? तो चलिए समझ आ गया है, बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें? वो कहता है लेट ए एंड बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड पी बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इज इक्वल टू दिस थिंग, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज। भाई बी की फॉर्म में मुझे ये वाला जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब ध्यान से देखो यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी, अब हमें पता है ए तो इसके इक्वल है, तो एक काम करते हैं हम ये पुट कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास पी इनवर्स इंटू बी इंटू पी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे सिर्फ बी पिक्चर में लाना है और पी वगैरह को हटाना है, मैं एक काम करता हूं, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नजर आ रहा है और यहां पे पी इनवर्स इंटू बी इंटू पी लिखा हुआ है, तो मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेता हूं पी इनवर्स इंटू पी। बोलो लिख सकते हैं, इससे में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है दिस इंटू पी और यहां लिखा हुआ है दिस इंटू पी, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं पी इनवर्स इंटू बी माइनस पी इनवर्स एंड दिस इंटू पी का डिटर्मिनेंट। पी को मैं पोस्ट कॉमन ले सकता हूं, है कि नहीं? अब यहां से यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट यानी कि दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड यानी कि दिस। दिक्कत नहीं है कोई? और अब क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है पी इनवर्स इंटू बी और यहां पे लिखा हुआ है पी इनवर्स, तो यानी इससे मैं पी इनवर्स कॉमन ले सकता हूं, तो ब्रैकेट में यहां बच गया पी माइनस, यहां से जब पी इनवर्स एक मैट्रिक्स कॉमन गया तो यहां क्या बचा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट इनटू दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी जो पीछे यूज करी थी, हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। और जो पी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट है उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पी की पावर -1, ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पी की पावर -1 इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई इंटू ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो ये हुआ कैंसल, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए, और यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। ठीक है भाई, सिंपल था, पुट करना था, उसके बाद थोड़ा दिमाग दौड़ाना था। ये काम किया करो बीच बीच में, जैसे आप ऐसे किया करो अगर सही में सीखना है। भाई क्वेश्चन आया, आप मेरी वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर नहीं स्टार्ट मिल रहा है तो एक आधा स्टेप देखो कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, फिर वीडियो को रोको, फिर पूरा करने की कोशिश करो। आप जब ऐसे करोगे ना, लेक्चर्स को ऐसे लगाओगे, तो यू विल सी कि बहुत फायदा हो रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छे से सीखोगे आप लोग। यानी अगर मेरा एक लेक्चर मान लीजिए 1.5 घंटे का है और आपने उससे तसल्ली से सीखना है, तो उसको लगाने के लिए कम से कम 3 घंटा लगाइए, तब जाके बात बनेगी। इज दैट ओके? अब आप कहोगे सर जब 3 घंटे ऐसे लगा देंगे
तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़ेंगे? भाई अगर हमने अपने जेई के पेपर के आउटपुट को बढ़ाना है तो हमारी सेल्फ स्टडी भी तो 10 से 12 घंटे की होनी चाहिए। अब अगर 10-12 घंटे पढ़ोगे तो 3 घंटे लेक्चर लगाने में गए, ऑफ कोर्स 2 घंटे फिर उसके बाद पीवाईक्यूज वगैरह करने में लगाओ, 5 घंटे तो निकल जाएंगे यही। तो 5 से 6 घंटे मैथ्स पे, बाकी 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री। तो 12 घंटे कम से कम पढ़ोगे तब जाके बात बनेगी। तो मेरे हिसाब से इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी इन चीजों का फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होने वाला। इज दैट ओके? तो चलिए, समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? इफ दिस, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है भाई हमें। भाई ऑफ कोर्स इसको नाम कुछ दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 8, देन ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मेरे हिसाब से ये वाला मैट्रिक्स ए ही होगा, मिस हो गया होगा लिखना, कोई बात नहीं। तो ये मैट्रिक्स ए ही होगा। तो अब हमने क्या करना है, ए को इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है और हमने देखना है आंसर क्या आ रहा है। अब ये तो आप सबको पता है, ये क्या आता है आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी बेसिकली हमें ये वाला मैट्रिक्स चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए ध्यान से देखो, हमें एक चीज दिख रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो दिस इज एक्स इंटू, ध्यान से देखिए जरा क्या बनेगा, दिस इज वाई जेड माइनस -9 यानी कि +9, माइनस -1 तो ये बन गया +1 इंटू ये क्या बना 2z +3 एंड देन -2 इंटू ऑफ कोर्स 6 - y। ये आ गया डिटर्मिनेंट और इंटू ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से अगर आप ध्यान देखो, देखो ये क्या बना, दिस इज x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 9x प्लस 2z प्लस 3 -12 प्लस 2y एंड दिस होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो जरा, हमें x y z पता है 1, तो इसको पुट कर दो 1, और 9x प्लस 2y प्लस 2z भी पता है, तो 9x प्लस 2z प्लस 2y इसको हमने क्या पुट कर दिया 8 एंड प्लस 3 -12 एंड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां से दिख रहा है भाई दिस इज 8 1 9 और 3 12, तो 12 - 12 इज 0 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑफ कोर्स बच्चों नल मैट्रिक्स। देखो फिर से प्रॉपर्टी यूज हुई ना, इसीलिए मैंने कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जेई वाले इस पे बहुत गेम खेलेंगे आपके साथ। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल टिप्स पे रटी होनी चाहिए। एम आई क्लियर? तो चलिए समझ आ गया है, तो बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है गिवन एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एक डायगोनल मैट्रिक्स है बेसिकली, नजर आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये हम लोग निकालना चाहते हैं। अब आई थिंक इसके लिए भी हमें एक रिजल्ट पता होता है कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इज दैट ओके? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों को सीधा दिख रहा है, जब एक डायगोनल मैट्रिक्स है यानी डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के बाकी सारी क्या हैं, 0 हैं, तो डेफिनेटली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, इन एंट्रीज का प्रोडक्ट। यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया मेरे पास 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 6 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, उसका स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 36, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इज दैट ओके? अब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, इनफैक्ट ये बनती वहीं से है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसका प्रूफ भी मैंने आपको कराया हुआ है, बट ऑफ कोर्स वैसे आपको ये रिजल्ट सीधा याद होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली इसका यूज कर सके। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई में। डन? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस फॉर दिस
इज इक्वल टू दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। यानी बेसिकली ये तीन अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है। जब एक बार हम b1 b2 b3 ये लेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, फिर जब हम b1 b2 b3 ये लेंगे तो हमारे पास एक और सिस्टम बनेगा, और जब हम b1 b2 b3 ये लेंगे तो एक और सिस्टम बनेगा। तो तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोगों को दिए हुए। अब तो इफ द सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ दिस आर दिस दिस एंड दिस, यानी ये है एक्स वाई जेड की वैल्यूज जब हमने b1 b2 b3 ये लिया, ये है एक्स वाई जेड की वैल्यूज जब हमने b1 b2 b3 ये लिया, और ये है एक्स वाई जेड की वैल्यूज जब हमने b1 b2 b3 ये लिया। देन द सम दिस इक्वल्स, तो हमने ये निकालना बेसिकली, यानी जब हम b1 b2 b3 ये लें तो हमने बेसिकली p1 निकालना है यानी x निकालना है। जब हम b1 b2 b3 ये लें तो हमने q2 निकालना है यानी बेसिकली हमने y निकालना है उस केस में। इसको मैं कहता हूं x1, इसको मैं कहता हूं y2। और जब हमने b1 b2 b3 ये लिया तो हमने r3 निकालना है यानी कि हमने z3 निकालना है। तो ये तीनों वैल्यूज निकालनी और इनका सम करना है। समझ आया? यानी x1 y1 z1 है इसके सॉल्यूशंस, x2 y2 z2 इसके लिए और x3 y3 z3 इसके लिए। तो हमने ये निकाला। अब तो निकालने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल लगाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए d। अब d क्या होता है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट कौन सा भाई, कोफिशिएंट्स वाला। तो दैट इज 1 -2 3, दिस इज 1 -1 2, दिस इज 2 -3 6। अब मैं इसको इवेल्युएट करता हूं तो दिस इज 1 × देखिए क्या बनेगा, -6 + 6 यानी 0, -2 यानी कि +2 × 6 -4 दैट इज 2, एंड देन +3 × अब ऑफ कोर्स -3 + 2 दैट इज -1, यानी ये आ गया 4 - 3 विच इज 1। तो अब x1 की वैल्यू मुझे पता है क्या आएगी, डिनोमिनेटर में तो d आना है और न्यूमरेटर में आएगा d1। अब d1 यानी कि क्या है यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, d1 है एक डिटर्मिनेंट जिसकी सेकंड कॉलम तो यही रहेगा और थर्ड कॉलम होगा हमारे पास, सॉरी फर्स्ट कॉलम होगा हमारे पास 6 5 40, और यहां से x1 की वैल्यू मुझे दिख रही है वो आएगी d1/d। तो मुझे ये वाला डिटर्मिनेंट निकालना है। अब यहां पे अगर ये डिटर्मिनेंट निकालना, एक्सपैंड कर दो 6 × दिस इज -6 + 6 0, देन माइनस यानी कि +2 × दिस इज -15 + 14 विच इज -1 +3 × 3 × अगर हम देखें तो क्या आ गया मेरे पास, एक मिनट, नहीं सॉरी ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा भाई, 2 × दिस इज 30 - 28 विच इज 2, देन +3 × अगर आप ध्यान से देखें तो -15 + 14 विच इज -1, तो दिस इज 4 - 3 विच इज 1, यानी x1 की वैल्यू आ गई 1/1 विच इज 1। अब y2 की वैल्यू निकालनी है ध्यान से। अब अगर मैं इसी में नेक्स्ट d2 निकालूं जहां पे 6 5 14 को यहां रख लूं तो मेरे पास y1 आ जाएगा, और फिर एक और d3 निकालूं यानी 6 5 14 को यहां रख लूं और ये दोनों कॉलम सेम कर दूं तो हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी। बट हमें y1 z1 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए y2। तो हम निकालते हैं अब d2 क्योंकि y की वैल्यू आती है जब हम यहां पे ये वाले जो है कांस्टेंट्स पुट करते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 1 1 2, सेकंड कॉलम में आ जाएगा b1 b2 b3 की ये वाली वैल्यूज, क्योंकि y2 तो इसका सोल्यूशन है ना। तो -5 -3 और -8, और ये आ जाएगा मेरे पास 3 2 6 एज इट इज। अब इसको एक्सपैंड किया तो 1 × क्या बना मेरे पास, देखो जरा, -18 + 16 दैट इज ऑफ कोर्स -2, देन -5 तो बन गया +5 × दिस इज 6 - 4 दैट इज 2, एंड +3 × अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या बनेगा, -8 + 6 दैट इज -2। तो ये आ गया -2 - 6 दैट इज -8 + 10 विच इज 2। तो y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास d2-d, यानी कि ये आ गया 2/1 दैट इज 2। अब सिमिलरली यहां पे जब हम d2 में यहां पे पुट करेंगे, d3 निकालेंगे, मतलब यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास z2 आ जाएगा।
जब हम d1 डैश निकालेंगे, यानी यहां पे जब हम वो -5 -3 -8 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, बट वो तो हमें चाहिए, तो हमें यही चाहिए था, हमने निकाल लिया। अब Z3, इसके लिए मैं निकालता हूं d3 डबल डैश, यानी Z3 की वैल्यू हो जाएगी d3 डबल डैश अपॉन d, और d3 डबल डैश का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम यही वाला, सेकंड कॉलम यही वाला, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा वो वाली वैल्यूज, दैट इज 4, 3 एंड 9। अब ये डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 इंटू, देखिए जरा क्या बनेगा, -9 + 9 दैट इज 0, -2 यानी कि +2 इंटू, ये बना 9 - 6 दैट इज 3 एंड +4 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा -3 + 2 विच इज -1, तो ये दिख रहा है 6 - 4 दैट इज 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2/1 दैट इज 2, यानी ये आ गया हमारे पास P1, ये आ गया Q2 और ये आ गया R3, और तीनों का सम अगर हमने किया तो आंसर क्या आ गया 5। यहां देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इज दैट ओके? 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए थे, ध्यान से गलती ना हो जाए। इसमें यूजुअली बच्चे गलती कर सकते हैं कि D1 एक बार यहां ले लिया, फिर एक बार यहां ले लिया, फिर एक बार यहां ले लिया, तो वहां से x1 y1 z1 आएगा। हमें तो x1 y2 और z3 चाहिए था, तो इसलिए हमने ध्यान से सोच समझ के वैल्यूज लिखी b1 b2 b3। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ये कुछ भी नहीं था। वैसे भी आप देखो मेटेरियल डिटरमिनेंट में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, कैलकुलेशंस ध्यान से करनी होती है। एक चीज इधर से उधर हो गई तो समझो हमारा क्वेश्चन गया। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दीज कैलकुलेशंस। समझ आ रहा है बच्चों? तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए की पावर बी, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। यानी कुल मिला के मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालें? देखो सबसे पहले बेटा यहां पे मुझे दिख रहा है 2a। एक काम करते हैं, हम 2a का मैट्रिक्स निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं सारे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, a की जगह हमने रख दिया 2a। अब 2a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? अब हम सबको पता है कि डिटर्मिनेंट में हर एक रो से कॉमन आएगा, तो क्योंकि 4 रोज है तो बाहर आ गया 2 की पावर 4 इंटू ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये बन गया 2 की पावर 4 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 5। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया ये। मान लो अब मैं फॉर द टाइम बीइंग 2a को अगर मैं कह देता हूं b, तो अब यहां पे हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें किसका? 2a, एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलिए, इज दैट ओके? अब 2a क्योंकि b है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट हमें पता है d, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर में 4 - 1 दैट इज 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या है हमारे पास? अगर आप ध्यान से देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ b हमें दिख रहा है 2 की पावर में 5, यानी ये आ गया 2 की पावर में 5 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर में 15। तो यहां पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a जो है वो आ गया 2 की पावर में ऑफ कोर्स 15। अब यहां पे ये वाला डिटर्मिनेंट आ चुका है हमारे पास। अब यहां पे हमें साथ में 2 चाहिए, तो यानी 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट हम लोगों को चाहिए, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इस मैट्रिक्स को, इसको अगर मैं कह दूं से भाई c, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c हमें पता है 2 की पावर 15 है। हमें किसका चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ 2c। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2c हमें पता है कि c की हर एक रो से कॉमन आएगा, तो बाहर 2 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c, तो ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 15 विच इज ऑफ कोर्स 2 की पावर 19, तो ये आ गया 2 की पावर में 19। इज दैट ओके? यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a जो है वो हमारे पास ये बना हुआ है। इज दैट ओके? अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ दिस थिंग, इस पूरे का एडजॉइंट, यानी अब मुझे इस पूरे का एडजॉइंट लेना है। यानी फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इस मैट्रिक्स को जो अंदर लिखा, अगर मैं इसका d मान लूं, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ d पता है 2 पावर 19, और हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ
एडजॉइंट डी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट डी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी की पावर में क्या आ जाएगा मेरे पास, n-1 दैट इज 3, और यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये, डी है ये, तो 2 की पावर 19 की होल पावर 3 यानी 2 की पावर 57। इज दैट ओके? तो यहां से इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ये जो है ये मेरे पास आ गया 2 की पावर में 57, यानी यहां से मैंने लिख लिया एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ये आ गया 2 की पावर में 57। अब मुझे इसके साथ क्या चाहिए, फिर से 2, यानी मुझे चाहिए 2 टाइम्स दिस। मतलब अगर मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग कह दूं x, तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ x पता है 2 की पावर में 57 है, बट मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2x, और मुझे पता है अगेन 2 हर एक रो से कॉमन आएगा, तो बाहर आ गया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 57, यानी ये आ गया 2 की पावर में 61, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a, ये आ गया मेरे पास 2 की पावर में 61। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि a की पावर b जो है दैट इज 2 रेज टू पावर 61, और अल्टीमेटली मैंने आंसर लिखना है a प्लस b, तो दिख रहा है आंसर टर्न्स आउट टू बी 2 प्लस 61 दैट इज ऑफ कोर्स 63, और यहां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया खत्म। देख रहे हो a की प्रॉपर्टी को कैसे रिपीटेडली यूज कर करके और आपसे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ध्यान से समझ के करना है हमने कि भाई जब हमने यहां पे 2c का डिटर्मिनेंट लिया तो 2 हर एक रो से कॉमन आ रहा है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है, एक दो जो ऐसे क्वेश्चंस में यूज हो जाती है, और ऐसे क्वेश्चन जैसा मैं कह रहा हूं बार बार जेई मेन वाले काफी पूछते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चंस में यूज होती है। वैसे तो डिटर्मिनेंट्स की ये जो प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो चुकी है, बट स्टिल क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। एम आई क्लियर? तो चलिए फिर समझ आ गया होगा, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ये क्या कहता है, देखो कि भाई अगर डेल्टा के इसके बराबर है तो दिस समेशन ऑफ डेल्टा के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी के को हम वैल्यू देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, तो यहां से जब इन सबको हम ऐड करेंगे डेल्टाज को तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिपेंड्स ऑन अल्फा एंड गामा नॉट बीटा, ऑन नन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ऑन अल्फा एंड बीटा बट नॉट गामा, और ऑल अल्फा बीटा गामा। यानी कुल मिला के हमें ये जो सम ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स है ये देखना है कि क्या आता है। अब ये देखने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे कर निकालना है समेशन ऑफ डेल्टा के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब ध्यान से देखो, जो डेल्टा के जो लिखा हुआ है उसमें सिर्फ के वेरिएबल यहां पे है। अब ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट में कि अगर मान लो ऐसे समेशन में के वेरी कर रहा है तो इसको हम सीधा लिखेंगे कि भाई बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज, यानी अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसमें तो के है ही नहीं जो वेरी कर रहा है। यहां पे 4 रेज टू पावर n माइनस 1, 5 रेज टू पावर n माइनस 1, यहां पे 6 रेज टू पावर n, ये भी एज इट इज। और क्योंकि यहां पे तीनों जगह पे के वेरी कर रहे हैं तो इसको हम यहां पे लिख लेंगे समेशन 3 into 4 की पावर में k माइनस 1 वेयर के वेरी फ्रॉम 1 to n, एंड दिस इज समेशन 3 into 5 की पावर में k माइनस 1 वेयर के वेरी फ्रॉम 1 to n, एंड दिस इज समेशन 5 into 6 की पावर में k माइनस 1 वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। जहां जहां पे वो वेरिएबल है वहां पे समेशन हो जाता है। जैसे लिमिट्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि जहां जहां वो वेरिएबल है वहां वहां लिमिट चली जाएगी डिटर्मिनेंट के अंदर, बाकी जो कांस्टेंट है वो एज इट इज ही रह जाएगा। तो बिल्कुल वैसी समेशन में कि जहां जहां वो वेरिएबल आ रहा है वहां समेशन लग जाएगी, बाकी सब एज इट इज रह जाएंगे। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये समेशन हम निकाले कैसे? अच्छा देखो ध्यान से, इसको अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 3 तो कॉमन है, बाहर चला गया। समेशन के को वेरी कराओ, जब 1 से वेरी कराया तो क्या आ गया, 4 की पावर 0 विच इज 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 से लेके कहां तक जाना हमने, 4 की पावर तक, 4 की पावर n माइनस 1, और ये तो दिख रहा है एक जीपी बन रही है। अब इस जीपी का सम तो हमें आता है, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, ओवर 1 माइनस
और ये यहां से दिख रहा है 3 इंटू, अगर मैं माइनस को एडजस्ट कर दूं तो ये नीचे आ जाएगा 4 - 1 विच इज 3, तो एक आंसर। यानी बड़ी सीधी सी बात है यार कि अगर मैं इस समेशन की वैल्यू निकालूं तो क्या आ रहा है 4 की पावर n - 1। सिमिलरली इस समेशन को निकालूंगा, सॉरी यहां पे 4 है, तो दिस इज 5 की पावर n - 1, और जब ये समेशन निकालूंगा तो दिस इज 6 की पावर n - 1, और ये अल्फा बीटा गामा एज इट इज, ये 4 की पावर n - 1, ये 5 की पावर n - 1, और ये 6 की पावर n एज इट इज। तो अब कुल मिला के ये एक डिटर्मिनेंट बना है जिसको अब हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट कर लिया तो हमें पता लग जाएगा कि अल्फा बीटा गामा किस किस पे डिपेंडेंट है और किस किस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कैसे इवेल्युएट किया जाए? अब इवेल्युएट करने के लिए ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड रो काफी हद तक सेम है, तो इसलिए हम डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि रो 1 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं रो 1 माइनस रो 3, और जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, ध्यान से देखो तो यहां पे ये हमें दिख रहा है दिस माइनस दिस इज 0, दिस माइनस दिस इज 0, एंड दिस माइनस दिस इज -1। बाकी सेकेंड रो एज इट इज रही, थर्ड रो एज इट इज रही। तो ये डिटर्मिनेंट ध्यान से देखो, इसकी फर्स्ट रो में दो क्या बन गए जीरोस, और जैसे ही दो जीरोस बने अब हम इसको क्या कर देते हैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड, तो 0 इंटू 0 बन जाएगा, -0 इंटू वो भी 0 बन जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा -1 इंटू दिस इज अल्फा इंटू 5 की पावर n -1 माइनस बीटा इंटू 4 की पावर n -1। तो ये आ गई मेरे पास इस समेशन की वैल्यू, और ध्यान से देखो इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा इन्वॉल्व है, गामा तो इन्वॉल्व ही नहीं है। इसका मतलब इस समेशन की वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ अल्फा और बीटा पे, और गामा जो मर्जी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई आंसर टर्न्स आउट टू बी डिपेंड्स ओनली ऑन अल्फा एंड बीटा बट नॉट गामा। इज दैट ओके? ये ध्यान से, ये प्रॉपर्टी भी हमें डिटर्मिनेंट की पता होनी चाहिए। लगाते हैं ना हम ये वाली प्रॉपर्टी कि रो 1 को रिप्लेस कर दो रो 1 माइनस रो 2 से, ऐसा करने से वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी पढ़ी होनी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमारे कोर्स में नहीं है, बट जेई में फिर भी एक आध दो क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज लग सकती है, वो क्वेश्चंस पूछ रही हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम ध्यान रखें कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस हम करें। एक आध क्वेश्चन में ऐसी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए ताकि अगर वहां कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर पाए। Am I clear? तो चलिए गाइस, मेरे ख्याल से अच्छे समझ आ गया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो कहता है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज एंड लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एस टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी सारे जो 2x2 के मैट्रिसेस का सेट है उनसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक फंक्शन बनाया डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मॉड ऑफ ए नहीं है भाई, ध्यान से, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए तो एक मैट्रिक्स है ना, तो उसके मॉड का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट ही होगा, ये अंडरस्टूड है। देन एफ इज 1 1 और 2, इसकी बात करनी है। तो भाई ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, ये हमने देखना। तो सबसे पहले अगर मैं 1 1 की बात करूं तो आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब कई कहेंगे सर हाँ नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आंसर लिखा हुआ है सामने। ध्यान से, ऐसे नहीं, कैसे नजर आ रहा है, कैसे बोला मैंने भाई, फंक्शन 1 1 तब होता है जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। यानी हम लोग जैसे जैसे इनपुट चेंज करते जाएंगे आउटपुट चेंज होती जाएगी। यानी कोई भी दो सेम इनपुट्स की आउटपुट सेम नहीं होनी चाहिए। बट अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो डिटर्मिनेंट, क्योंकि इनपुट में है मैट्रिक्स, आउटपुट में आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो क्या हमारे पास कोई ऐसे दो मैट्रिसेस हो सकते हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो सेम आ जाए? तुम बताओ सोच के, हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब इनपुट तो चेंज हुई बट आउटपुट क्या आ गई, सेम। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता, सीधा दिख रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए हमने देखना है
कि हम जो मर्जी इनपुट दें, क्या हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है, यानी जो इमेजेस का सेट जो बन रहा है, यानी जो रेंज बन रही है, क्या वो सेट ऑफ रियल नंबर्स बन रही है? नहीं। अब जब आप इनपुट में मैट्रिसेस देते जाएंगे, आउटपुट में उनके डिटर्मिनेंट्स आते जाएंगे। अब डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर होता है, यानी यहां से हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऐसी सारी वैल्यूज कवर अप करे कि सारे के सारे रियल नंबर्स कवर अप होते जाए। बोलो ऐसा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो कि मैंने एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया √2 0 1 1, इससे जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी? √2, इसका डिटर्मिनेंट, यानी √2 रियल नंबर कवर अप हो गया। सिमिलरली अगर मैं मान लो ले लूं 1 0 1 1, तो उसका डिटर्मिनेंट आ गया 1, यानी 1 रियल नंबर कवर अप हो गया। यानी ध्यान से देखो, आप ऐसे ऐसे जब मैट्रिसेस लेते जाओगे तो जब आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते जाओगे तो सारे रियल नंबर्स कवर अप होते जाएंगे। √2 भी इमेज आ जाएगी, √3 भी आ जाएगी, 5 भी आ जाएगी, -7 भी आ जाएगी, 0 भी आ जाएगी, 1/3 भी आ जाएगी, -2/5 भी आ जाएगी, -√7 भी आ जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी सारी की सारी इमेजेस जब हम कवर अप करेंगे तो सारे के सारे रियल नंबर्स कवर अप हो जाएंगे। यानी रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो फंक्शन क्या है? ऑन टू। यानी फंक्शन 1 1 नहीं है बट डेफिनेटली ऑन टू है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। यहां हमारा क्वेश्चन खत्म, बिना एक भी स्टेप लिखे। ये तो मैंने फिर भी समझाना था तो इतना कुछ लिखा, वरना मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन बेस्ड था कि पढ़ा, थोड़ा सा समझा और सॉल्व। इज दैट ओके? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं ऑब्जर्वेशंस पे काम करो। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस हम सॉल्व किए जा रहे हैं, सॉल्व करते जाओगे तो लेंथी मेथड आते जाएंगे। अब उतने लेंथी मेथड से पेपर कहां पूरा होगा? हमारे पास टाइम तो उतना ही है ना भाई। मैथ्स में हम लोग 1 hour 15 minutes ही लगा पाएंगे, इससे ज्यादा तो लगा ही नहीं पाएंगे। हो सकता है उससे भी कम टाइम मिले। इज दैट ओके? बट एट मैक्स भी अगर हम देखें तो 1 hour and 30 minutes से ज्यादा तो मैथ्स में लगा ही नहीं पाएंगे। अदरवाइज इट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स और केमिस्ट्री अफेक्ट होगा तो हमारा परसेंटाइल नीचे जाएगा। इसलिए मैथ्स में अगर हम मान के चलें तो 1.25 घंटा से 1.5 घंटा ही लगना है। 1.5 घंटा ही मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा बोलूं 1.25 घंटा लगाना चाहिए हमें, ताकि हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री अफेक्ट ना हो। तो अगर इतने टाइम में हमें क्वेश्चंस करने हैं, एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो डेफिनेटली हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन पढ़ा तेजी से सॉल्व हुआ, बात खत्म। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे भी अगर हम 2-2 3-3 मिनट लगाएंगे तो भाई पेपर कैसे होगा? नंबर कैसे मैक्सिमाइज कैसे होंगे? तो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे दिमाग में आया, यानी कुछ चीजें हमारे दिमाग में आ गई कि भाई जो ओमेगा का क्यूब है दैट इज 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ये तो हमें सीधा पता होना चाहिए। एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म के जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो सेट एस में आ रहे हैं, वेयर ईच ऑफ ए बी एंड सी इज ईदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन द सेट एस। तो ऐसे ऐसे कितने मैट्रिसेस जो हैं वो सेट एस में आएंगे, ये हमने गिनना है। देखो, क्योंकि हमें पता है एबीसी, बाकी तो सब कुछ फिक्स ही है। एबीसी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब ओमेगा स्क्वायर कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, सच दैट द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, उतने ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे सेट एस में। तो इसका मतलब यहां से मुझे देखना है कि एबीसी क्या क्या हो सकता है। तो अब ध्यान से देखो, मतलब मुझे बात करनी है इसके डिटर्मिनेंट की, दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर C1 ओमेगा एंड दिस इज AB1। तो ये डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक्सपैंड करते हैं 1 इंटू, ये बना 1
माइनस बी ओमेगा, देन माइनस ओमेगा इंटू, अगर आप ध्यान से देखें, सी माइनस ए ओमेगा, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया, बी सी माइनस ए। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो दिस इज 1 माइनस बी ओमेगा माइनस सी ओमेगा प्लस ऑफ कोर्स ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा स्क्वायर से ए ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब बाकी अगर आप ध्यान से देखो, ये बच गया 1 माइनस बी प्लस सी इंटू ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो ए की वैल्यू पे तो डिपेंड नहीं कर सकता, कर ही नहीं रहा इनफैक्ट। इसका मतलब ए कैन बी ओमेगा और कैन बी ओमेगा स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए के लिए तो दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। नाउ व्हाट कैन वी से अबाउट बी एंड सी, क्योंकि डिटर्मिनेंट उस पर डिपेंड कर रहा है और हमें डिटर्मिनेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो। तो चलो पुट करके देख लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि बी सी जो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में सुना है, तो मैं एक काम करता हूं, बी को ओमेगा ले लेता हूं एंड सी को मैं ओमेगा ले लेता हूं। देखिए जरा यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज 1 माइनस, अगर आप ध्यान देखो, बी प्लस सी 2 ओमेगा इंटू ओमेगा, तो दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा की पावर 4, जिसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा। एंड क्योंकि 1 प्लस ओमेगा होता है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉन जीरो। इसका मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट बी की वैल्यू ओमेगा एंड सी की वैल्यू ओमेगा। ये एक पॉसिबिलिटी आ गई जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। इज दैट ओके? अब और कॉम्बिनेशन लेते हैं। सपोज हमने बी को इस बार ओमेगा ले लिया एंड सी को हमने ओमेगा स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या बना देखना जरा, 1 माइनस बी प्लस सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज, दिख रहा है -1 होएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस ओमेगा एंड प्लस ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1, है ना, ओमेगा क्यूब बनेगा इंटू दिस, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। इसका मतलब b इज इक्वल टू ओमेगा एंड c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, द वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि डिटर्मिनेंट आ रहा है 0, मतलब मैट्रिक्स हो जाएगा सिंगुलर। अब सिमिलरली b को हम लोग ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एंड c को हम लोग ले लेते हैं ओमेगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, अब अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा, तो ये माइनस पहली है तो प्लस ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब विच इज 1, तो ये बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड विच इज अगेन इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके बाद b इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही ले लेते हैं हम लोग, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 2 ओमेगा स्क्वायर और इंटू ओमेगा इज 2 ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की पावर 6 विच इज 1, तो ये क्या बन गया अगेन 0, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इज 0, यानी यहां पे ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब b इज इक्वल टू ओमेगा एंड c इज इक्वल टू ओमेगा के अलावा और कोई b और c के लिए पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इसका मतलब यहां से कितने ऐसे मैट्रिसेस बने, एक बनेगा जब हम a को लेंगे ओमेगा, b को लेंगे ओमेगा और c को लेंगे ओमेगा, तो हमारे पास बनेगा एक मैट्रिक्स विच इज गोइंग टू बी नॉन सिंगुलर, तो ये आएगा सेट एस में। और एक आएगा जब हम a को ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर, b को ले लेंगे ओमेगा एंड c को ले लेंगे ओमेगा, तो ये भी जो मैट्रिक्स बनेगा वो डेफिनेटली क्या बनेगा, नॉन सिंगुलर, तो ये भी सेट एस में आएगा। इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। इसके अलावा तो जितनी पॉसिबिलिटीज है उनके लिए मैट्रिक्स ही आ रहे हैं सिंगुलर। इसका मतलब एस सेट में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज 2, और यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज कर लिया बीच में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और मैट्रिसेस गिनने थे, अब ध्यान से गिनने पड़ेंगे। अब यहां पे कई बार क्या होता है, ए की वैल्यू को हम भूल भी जाते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं कि ए की वैल्यू भूल जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा बी और सी ए की पॉसिबिलिटी मतलब एक ही है, और वो आंसर टिक करके निकल जाएंगे। कई बच्चे ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है कई बच्चे जो ए की वैल्यूज इंक्लूड कर ले, वो ए इज इक्वल टू ओमेगा, बी इज इक्वल टू, और यहां से ये वाली वैल्यूज भी उठा ले कि 0 आ रही है तो ये वैल्यूज भी पॉसिबल है, तो वो यहां से 3 कह दे कहीं। इज दैट ओके? तो ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें होती है क्वेश्चंस में जो हमसे क्वेश्चंस गलत करा देती हैं, ना चाहते हुए हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपने गलत नहीं होने देना। इज दैट ओके?
तो चलिए, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहता है, कंसिडर अ सेट X of 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0, 1, 2। यानी 2 क्रॉस 2 के जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो सकते हैं। अब अगर सिमेट्रिक होना है तो डेफिनेटली, जैसे मान लो यहां A है, यहां B है, तो यहां पे B आएगा और यहां C हो सकता है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसमें हमें पता है कि जो A, B और C की जो वैल्यूज हैं वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए भाई, 0, 1 या 2 में से ही कुछ ना कुछ हो सकती है। इज दैट ओके? डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y, ठीक है, सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी इनपुट में हमने ये एक मैट्रिक्स दिया, आउटपुट में क्या है, एक डिटर्मिनेंट आया। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने सो दैट f इज ऑन टू, यानी फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन ऑन टू है तो सेट y इज डेफिनेटली सेट टू बी रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी कुल मिला के हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है, रेंज। और रेंज में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कुल मिला के हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। जितनी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज उतनी ही इमेजेस, और जितनी इमेजेस उतने ही वाई सेट में एलिमेंट्स। बोलो समझ आया? तो अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है। अब देखो, अगर मैं यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो आप सबको दिख रहा है दिस इज AC माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से हमें सोचना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अलग अलग वैल्यूज क्या आ सकती है। देखो यार, AC में से हम लोग बी स्क्वायर हमेशा माइनस कर रहे हैं। अब क्योंकि ABC की वैल्यू तो 0, 1, 2 में से आनी है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले b को सपोज वैल्यू 0 दे देता हूं। यानी जो बी स्क्वायर है वो डेफिनेटली क्या आ गया, 0। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, AC। तो अब हम देख लेते हैं कि यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अलग अलग वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं ए और सी की वैल्यूज की, तो डेफिनेटली ए और सी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। हो सकता है दोनों 0 हो जाए, या फिर ये 0 ये 1, ये 1 ये 0, या फिर ये 2 ये 0, ये 0 ये 2, ये 1 ये 2, ये 2 ये 1, या फिर दोनों क्या हो सकती हैं, 2 2। ए और सी के लिए तो यही पॉसिबिलिटीज है। मान लो कि हमने ए और सी दोनों 0 ले लिए इस केस में, तो बोलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है इस केस में, 0। एक पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब मान लो कि हमने ए को 0 और सी को 1 ले लिया, इस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 0, जो एक बार गिनी जा चुकी है। ये वाला लेंगे तब भी AC 0, ये लेंगे तब भी AC 0, ये लेंगे तब भी AC 0। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां से लेके और यहां तक अगर आप कुछ भी लोगे तो हमेशा 0 ही आएगी। यानी ए और सी की इन सारी वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रह रहे हैं, 0। यानी यहां से यहां तक तो चले गए हम लोग। अब हम ले लेते हैं 1 और 2। अगर A 1 और C 2 लिया तो 1 into 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 2। बिल्कुल ठीक, ये आ गई वैल्यू। फिर उसके बाद अगर मैं 2 और 1 लूं तब भी 2, और अगर मैं 2 और 2 लेता हूं तो ऑफकोर्स क्या आ जाएगा, 4। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की यहां पे 3 वैल्यूज पॉसिबल आ गई, एक 0, एक 2, एक 4। यहां से जब हमने बी को क्या लिया, 0। इज दैट ओके? अब जो नहीं कि बी 0 हो, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बी क्या हो जाए, 1। यानी बी स्क्वायर क्या हो जाए, 1। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, AC माइनस 1। अब यहां से देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने दोनों को 0 ले लिया तो 0 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एक पॉसिबल वैल्यू -1। अगर मैंने 0 और 1 लिया तब भी 0 माइनस 1 1 माइनस 1, 1 0 लिया तब भी वही, 2 0 लिया तब भी, 0 2 लिया तब भी। यानी इन सारी वैल्यूज के लिए भी यही वैल्यू पॉसिबल आ रही है। इज दैट ओके? अब अगर 1 और 2 ले लिया तो 2 माइनस 1 1, 2 और 1 लिया तब भी 2 माइनस 1 1, यही आएगी। और अगर मैंने 2 2 ले लिया तो 4 माइनस 1 इज 3। यानी यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो पॉसिबल वैल्यूज आ गई वो आ गई -1 1 एंड ऑफ कोर्स 3। इज दैट ओके? अब नेक्स्ट बी की और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, दैट इज 2। और अगर बी 2 है तो बोलो बी स्क्वायर क्या हो सकता है, 4।
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया बेटा मेरे पास यहां पे AC -4। अब देखें जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैंने 0 ले लिया मतलब AC अगर 0 हो गया, मतलब ये वाला केस चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, सब केसेस में दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -4। फिर अगर 1 2 या 2 1 लिया तो 2 - 4 इज -2, और अगर मैंने 2 2 ले लिया तो 4 - 4 इज 0, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। इज दैट ओके? तो आई थिंक ये वाली चीज नजर आ रही है। तो यहां से आ गई मेरे पास ये वाली वैल्यूज पॉसिबल, और तो कहीं केस छूटा तो नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास -4 और -2। इज दैट ओके ना? यही बन रहा है। अच्छा, अरे एक केस हमने मिस कर दिया यार, जब दोनों क्या हो जाए 1 1, है ना? दोनों 1 1 भी तो हो सकते हैं। एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूं। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो दिस इज 1 × 1, तो इसका मतलब 1 भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। चलो वो आगे आ गई थी शायद। तो उसके अलावा अब यहां पे जब मैंने 1 - 1 लिया तो 0 वो ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहां पे अगर मैं 1 ले लूं तो क्या बनेगा 1 - 4 दैट इज -3। देखो ये -3 मिस हो गया, एक केस मिस हुआ तो देखो गड़बड़ हो गई। तो ध्यान से यार, ये मैंने तो एकदम देखा, मैंने कहा 1 1 नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं भी। इज दैट ओके? तो 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 2 2 1 एंड 2 2 एंड 1 1, ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट। अब इसके अलावा मेरे हिसाब से डैम श्योर कोई नहीं छूटा होगा। तो यहां पे इसका मतलब -4 -2 एंड -3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज ये है, यानी कि वाई सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अगर मैं देखूं तो क्या आया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, यानी वाई सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। बिल्कुल ठीक। देखो एक केस मिस हो जाता, गड़बड़ हो जाती, क्योंकि -3 छूट जाता, हो जाती ना गड़बड़। तो ऐसे ध्यान से करना है हमने। कई बार ठीक है करते हुए पता नहीं चला, बट एकदम से ध्यान आ गया कि यार हाँ 1, 1 मिसिंग है। तो करना ध्यान से, ध्यान से करेंगे तभी ये गलती दिखेगी यार हाँ एक केस मिस हो रहा है, तो वो अपने आप नजर आ जाएगा कि हाँ ये मिस हुआ है, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे केसेस बना के देखो हम लोग तोड़ सकते हैं। था ना बढ़िया क्वेश्चन? मतलब फंक्शंस की ऑनटूनेस का यूज करके कहां उसने रेंज पूछने का नया स्टाइल निकाल डाला। मतलब कहां डिटर्मिनेंट्स, कहां फंक्शंस, कहां ऑनटूनेस, और वहां से फिर काउंटिंग करा दी। अब काउंटिंग भी जैसे ही कई बार काउंटिंग आती है हमारे दिमाग में पीएनसी आता है, ये केसेस बनाने ध्यान ही नहीं आते। और जेई वाले बहुत बार आपसे केसेस बनवा के और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप क्लियर है, समझ आ गया ना? तो चलिए अब अगर समझ आ गया है तो बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है ये, लेट P बी द सेट ऑफ ऑल 2 × 2 मेट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। ठीक है। लेट F बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम P टू P एज f of m is equal to m into adjoint of m. Then f is 1 1 only, both 1 1 and on 2, not only on 2 and neither 1 1 nor on 2. यानी कुल मिला के हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमने इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है क्या नहीं। अब m इंटू एडजॉइंट m, बड़ी सीधी सी बात है यार, ये तो हमें दिख रहा है। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये फंक्शन हमने चेक करना है 1 1 है या नहीं। 1 1 का मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी यहां पे हम इनपुट कुछ भी रखें, कोई भी मैट्रिक्स रखें, आउटपुट जो है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही है और साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ m से, यानी ये तो हमेशा सेम ही रहना है, जो मर्जी m आ जाए, यहां पे आना है डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम कोई भी दो अलग मैट्रिसेस लें तो उनका डिटर्मिनेंट सेम आ सकता है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज यहां पे सेम आ सकती है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता फॉर श्योर। इज दैट ओके? ऑन टू की अगर हम बात करें, अब ऑन टू का मतलब है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब कोडोमेन में क्या है हमारे पास, ये वाला सेट, यानी सारे 2 × 2 मैट्रिसेस का एक सेट, और यहां से जो इमेज आ रही है हमारे पास ये, अब हम कह रहे हैं जैसे जैसे हम m रखते जाएंगे तो सारी जो इमेजेस आएंगी, यानी जो 2 × 2 के जितने भी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे। सोचो जरा ध्यान से क्या होगा ऐसा।
ध्यान से देखो, जब हम यहां पे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस बनाएंगे तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसा भी आएगा 5 7 3 6, है ना। अब जब हमने यहां पे इनपुट में रखा तो यहां पे क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और ये साथ में किससे मल्टीप्लाई हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ एम कुछ भी आए, जो यहां पे अल्टीमेटली मैट्रिक्स आना है फॉर श्योर उसकी हमारे पास जो ये और ये एंट्री है वो तो दोनों की दोनों क्या होंगी, जीरो। यहां कुछ ना कुछ हो जाएगा, बोलो दिख रहा है कि नहीं। यानी अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स इनपुट में दूंगा तो ऑफ कोर्स आउटपुट में मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स आएगा, फिर मैंने कोई और मैट्रिक्स इनपुट में दिया तो फिर मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी आउटपुट में जो भी मैट्रिक्स आना है वो कुछ ऐसा ही आना है फॉर श्योर, यानी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। जबकि 2 क्रॉस 2 वाले जो पी सेट वाला जो मैट्रिसेस हैं उसमें तो बहुत सारे ऐसे 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं जो डायगोनल नहीं भी है, जिनमें चारों की चारों एंट्रीज नॉन जीरो है, और वो आउटपुट में यहां कभी आएगा ही नहीं। बोलो दिख रहा है कि नहीं। तो यहां तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस होंगे कोडोमेन में जो रेंज में आने नहीं वाले। इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, इसलिए आंसर आ गया नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। सिर्फ थोड़ा सा समझ के करने वाली चीज थी। यूजुअली हम लोग इतनी चीजें देख के फंक्शन देख के और घबरा जाते हैं, और ये था सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगेन उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ध्यान से। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहता है, वो कहता है द सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज 5 -7 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। यानी एक डिटर्मिनेंट की बात हो रही है भाई, से ए बी सी, फिर उसके बाद यहां पे आ गया से पी क्यू आर, यहां पे आ गया एक्स वाई जेड। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा। इज दैट ओके? अब वो कहते हैं इसके अगर मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकालूं, यानी a11, a12 और a13, तो इन तीनों का जो सम है वो अपने को गिवन है 5। सेकेंड रो के अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूं दैट इज a11, a22, a23, तो इनका जो सम है वो है अपने पास -7, और थर्ड रो के जो कोफैक्टर्स हैं दैट इज a11 प्लस a31 प्लस a32 प्लस a33, तो इनका सम है हमारे पास 11। ये अपने को गिवन है। फिर वो कहते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इंक्रीजेज बाय 2, हर एलिमेंट को 2 से इंक्रीज कर दिया। यानी अब जो नया डिटर्मिनेंट बना वो बन गया a+2, b+2, c+2, देन p+2, p+2। तो यहां पे आ जाएगा p+2, q+2, r+2, देन x+2, देन y+2, देन z+2। तो हर एंट्री को हमने, हर एलिमेंट को हमने 2 से इंक्रीज कर दिया। देन राइट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो ये जो डेल्टा की नई वैल्यू आई, से दिस इज डेल्टा 1, तो इसमें कितना इंक्रीज हो गया बेसिकली। यानी अगर ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा है तो बेसिकली हमने क्या निकालना है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली। समझ आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? अब ये कैसे निकाला जाए? देखो, क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है इस डेल्टा 1 में हर एक में 2-2 एंट्रीज का सम है, 2-2 एलिमेंट्स का, जबकि यहां पे सिंगल सिंगल एलिमेंट है। तो एक काम करते हैं, मैं इस डिटर्मिनेंट को भी कुछ ऐसा सा ही बनाता हूं। तो इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं। अब आपको पता है कि अगर ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसकी हर एक एलिमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं और एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां पे यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज इक्वल टू सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। से हमने फर्स्ट रो को ब्रेक किया तो यहां आ गया ए बी सी, यहां आ गया 2 2 एंड 2। अब ऑफ कोर्स बाकी सब कुछ सेम रहा, यानी p+2, दिस इज q+2, दिस इज r+2। फिर यहां भी सेकंड रो p+2,
दिस इज q प्लस टू एंड दिस इज r प्लस टू, एंड थर्ड रो भी यहां पे x प्लस टू, y प्लस टू एंड z प्लस टू, यानी सेकेंड और थर्ड रोज बिल्कुल सेम रही, x प्लस टू, y प्लस टू एंड z प्लस टू। ऐसे अगर हमारे पास एक रो के या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स एज सम ऑफ टू नंबर्स लिखे हो तो हम उस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करके ऐसे दो में लिख सकते हैं किसी एक रो को। हां, बाकी जो दो रोज बच गई वो एज इट इज आ जाएगी। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, ये दो हैं, दो का सम, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लेता हूं, तो ये डिटर्मिनेंट फर्दर दो में टूटेगा, यानी दिस कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्या बना, देखो फर्स्ट रो तो ABC और यहां भी फर्स्ट रो ABC, थर्ड रो एज इट इज रहेगी क्योंकि हम लोग सेकेंड रो को ब्रेक कर रहे हैं, तो x प्लस टू, y प्लस टू, z प्लस टू, और यहां भी x प्लस टू, y प्लस टू एंड z प्लस टू। सेकेंड रो ब्रेक हो गई तो यहां आ गया p q r और यहां आ गया 2 2 एंड 2। आई थिंक नजर आ रही है वाली चीज। सिमिलरली ये वाला डिटर्मिनेंट भी दो में टूट जाएगा, यानी अगर हम यहां भी सेकेंड रो को तोड़ दें तो ये बन जाएगा मेरे पास फर्स्ट रो एज इट इज प्लस यहां भी फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो को अगर हमने ब्रेक करना है यानी थर्ड रो एज इट इज, यानी कि x प्लस टू, वाई प्लस टू, z प्लस टू, ये एज इट इज, यहां भी ऑफकोर्स x प्लस टू, वाई प्लस टू एंड z प्लस टू एज इट इज, और ये ब्रेक हो गई तो ये आ गया p q r और ये आ गया 2 2 एंड 2। इज दैट ओके? अब ऐसा करने से एक फायदा हुआ, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और सेकंड रो सेम आ गई तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये भी प्रॉपर्टी होती है, अपने को पता है कि अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज सेम आ जाए या उसके एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल आ जाए, सेम आए या फिर प्रोपोर्शनल आए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब यहां से अगर हम देखें तो फर्दर इसको दो में ब्रेक कर लेते हैं। जब इसको दो में ब्रेक किया तो देखना जरा क्या बनेगा, यानी इस बार थर्ड रो को ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, फिर यहां पे फर्स्ट रो एज इट इज और सेकेंड रो एज इट इज, और थर्ड रो ब्रेक हुई तो दिस इज x y z एंड दिस इज 2 2 2 प्लस। अब ये भी दो में ब्रेक होएगा, जैसे ही मैंने दो में ब्रेक किया यानी कि ऑफ कोर्स फर्स्ट रो एज इट इज एंड सेकेंड रो एज इट इज, यानी a b c, यहां भी a b c, दिस इज 2 2 2 एंड दिस इज 2 2 2, और यहां दिख रहा है दिस इज x y z और ये आ गया 2 2 2, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। सिमिलरली ये भी दो में टूटेगा, जिनमें से एक डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट बचेगा, दैट इज 2 2 2 p q r, एंड ऑफ कोर्स यहां से आ गया मेरे पास x y एंड z। तो ध्यान से देखो, वैसे अगर हम देखें तो ये टोटल 8 डिटर्मिनेंट से टूटा, क्योंकि ये फर्दर दो में टूटा, फिर ये फर्दर दो में टूटा, जिनमें से एक 0 हो गया तो 4 बने, फिर 4 में से हर एक फर्दर दो में टूटे तो टोटल 8 बने। बट 8 डिटर्मिनेंट्स में से अगर आप ध्यान से देखो 4 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास सिर्फ ये 4 ही बचे। अब इन 4 में से अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो मुझे दिख रहा है कि डेल्टा है। अब बाकियों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब इसको अगर आप देखो तो मैं एक काम करता हूं, थर्ड रो से एक्सपैंड कर देता हूं, तो दिस इज 2 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें क्या बनेगा, जब थर्ड रो से एक्सपैंड किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू बी आर माइनस क्यू सी, विच इज नथिंग बट इस एलिमेंट का कोफैक्टर। बोलो दिख रहा है कि नहीं, -2 इंटू, अब यहां पे आएगा अगर आप ध्यान से देखो, जब इसको हमने किया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस माइनस दिस, यानी अगर मैं इस माइनस को उसके साथ एडजस्ट कर दूं तो क्या बन गया, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। एंड सिमिलरली जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहां से जो मेरे पास बनेगा AQ माइनस BP, दैट इज नथिंग बट A13, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। सिमिलरली जब मैं इसको सेकेंड रो से एक्सपैंड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स A21 प्लस 2 टाइम्स, वो माइनस वगैरह मैं एडजस्ट करते हुए चल रहा हूं, A22 प्लस 2 टाइम्स A23, एंड सिमिलरली प्लस जब मैंने इसको एक्सपैंड किया फर्स्ट रो से तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स A11 प्लस 2 टाइम्स A12 प्लस 2 टाइम्स A13, तो टोटल मेरे पास ये बन गया। इज दैट ओके? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो यार कि डेल्टा 1, और मैं इस डेल्टा को इधर ले आऊं तो ये है माइनस डेल्टा, इज इक्वल टू, इस पूरे में से ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचा भाई, ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा मेरे पास
अरे ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, A31, A32 एंड A33, सॉरी ये आएगा। तो 2 जब मैंने कॉमन लिया तो यहां से ये बन गया ये वाली चीज जो कि हम लोगों को गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो ये रहा, दैट इज 11 प्लस यहां से भी 2 ऑलरेडी कॉमन किया हुआ है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गया मेरे पास, ये वाली चीज विच इज ऑफ कोर्स -7 एंड प्लस वो क्या बन गया हमारे पास 5। तो ये बना 11 - 7 4, 4 + 5 इज 9 इंटू 2 इज 18, यानी Δ1 माइनस डेल्टा जो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट थी दैट इज नथिंग बट 18, और यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। था ना बढ़िया क्वेश्चन भाई, काफी कुछ सोच के करने वाली चीज थी, तो अगर हम ध्यान से दिमाग लगा के करते तो हो जाता, प्रोवाइडेड हमें ये प्रॉपर्टीज आती थी। वैसे इन प्रॉपर्टीज का जेईई मेन में क्वेश्चंस में कम यूज होता है, बट स्टिल इक्का दुक्का क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इनका यूज हो सकता है। तो इसलिए बेटा आपको बड़े ध्यान से ये प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ के चले जाएं, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। किसी एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि ऐसा आ जाए जिसमें प्रॉपर्टीज का यूज हो जाए। इज दैट ओके? तो चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा, और अब आपका ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स का, ये भी काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, यहां पे हमारा जो डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है वो भी खत्म होता है, और आज का हमारा लेक्चर भी खत्म होता है। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे डेफिनेटली एक एवरेज क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यानी कि 4 नंबर इस क्वेश्चन में पक्के करने हैं हमने। इज दैट ओके गाइस? तो चलिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।